हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज चल रहा है 2025। तो 2025 में एक चीज़ हमें फिर से जान लेनी बहुत ज़रूरी है। वो है कि जब आपके मामलों में आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज कराती है, वो 498A का, 125 का, डीवी का, डाइवोर्स का, कोई भी केस हो, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है। वो चीज़ होती है कि जब वो घर से आई, चाहे वो कैसे भी उसने लिखा हो कि मेरे को मार पीट के निकाला है या जैसे भी आई, मतलब उसने लिखा होता है कि मैं तो बस पहने हुए कपड़े में आ गई हूँ और मेरा जो भी सामान था, मेरी जो भी बिलोंगिंग्स थी, जो स्त्री धन था, वो सारा का सारा मेरे सास और ससुर ने कब्जा रखा है या फिर मेरे पति ने कब्जा रखा है। अब इसमें दोस्तों कई सारी परिस्थितियां बनती हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर उसका कब्जाना तो छोड़िए, जब वो गई होती है आपका भी लेकर के गई होती है। आप कह रहे होते हो सर मेरी मदर का जो है 2 तोला सोना रखा था, अपना तो लेके गई गई, साथ में वो भी ले गई। और इस संबंध में कई बार आप पुलिस में कंप्लेंट दे देते हो, कई बार पुलिस में कंप्लेंट नहीं देते हो। जब आप पुलिस में कंप्लेंट देते हो तब भी आपकी कंप्लेंट पे कुछ होता नहीं है, नहीं देते हो तो तब तो हो गई कैसे। तो ये परिस्थिति होती है, पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति ये होती है जहां पर पत्नी आधा स्त्री धन तो ले गई और आधा आपके यहां पे पड़ा रह गया। तीसरी परिस्थिति होती है जहां पर पत्नी सारा का सारा स्त्री धन छोड़ गई और खुद से चली गई और बाद में क्लेम करती है। अगली परिस्थिति होती है जहां पर एक लॉकर खुला हुआ है और उस लॉकर के अंदर पत्नी ने अपना स्त्री धन रखा हुआ है और वो लॉकर आपका जॉइंट है। और या फिर परिस्थिति होती है कि लॉकर खुला हुआ है, उसके अंदर उसका सारा स्त्री धन है और वो उसी के नाम पर है। या फिर एक परिस्थिति होती है कि आपके घर में एक अलमीरा है, उसके अंदर सारा स्त्री धन है और वो लॉक करके उसकी चाबी अपने साथ ले गई है। तो दोस्तों कई सारी परिस्थितियां होती हैं स्त्री धन की। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, मैं केवल उन मामलों की बात कर रहा हूं जहां पर पत्नी जाकर के झूठा केस दर्ज करती है। जिन मामलों में ट्रूथ के बेस पे केस होता है वहां पर इनमें से कोई भी चीज या आइडिया लागू नहीं होगा। केवल वहां बता रहा हूं जहां पत्नी गई, उसने झूठ लिख दिया कि उन्होंने 10 लाख दहेज दिया, 20 लाख दहेज दिया, आपको सोना दिया, चांदी दिया, सब झूठ लिखा हुआ है, तमाम प्रकार से झूठ लिखा हुआ है और जाके आपके ऊपर फॉल्स केसेज किए हुए हैं। उन परिस्थितियों की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहली बात यह होती है कि अगर वो आपके ऊपर 4 केस भी कर देगी तो आपके 2-4 लाख रुपए तो कोर्ट में ही खर्च हो जाने हैं। समझ रहे हैं? और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर कल को अगर उसका मेंटेनेंस बन गया तो पर मंथ के हिसाब से भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लाखों रुपए आप उसे दे देते हैं, अंत में एलिमनी भी देते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में अब स्त्री धन वाला जो एंगल है उसको हमें कैसे कवर अप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, मैक्सिमम मामले तो वही होते हैं जहां पत्नी अपनी एक भी चीज नहीं छोड़ती, सब कुछ बैग में पैक करके ले जाती है और आपका भी ले जाती है। अब अगर परिस्थिति आपके साथ ऐसी ही है जो अधिकतर मामलों में होती है, तो अब वो अपने बाद में लिखवाती है तो आप घबरा जाते हैं कि उसने ऐसा लिखाया है, वो स्त्री धन क्लेम कर रही है, डीवी एक्ट में स्त्री धन क्लेम कर रही है, स्त्री धन की उसने लिस्ट बना रखी है और लिस्ट भी वो होती है जिसमें 90% आइटम फेक लिखे हुए होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको 1% भी इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती बिना किसी सबूत के कि वो स्त्री धन आपके पास है, आप स्त्री धन को लौटाए, जब तक कि कोर्ट के पास कोई कंक्रीट प्रूफ ना हो। अब इस पे भी मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं। वो स्त्री धन लेके गई, आपने अपने रिप्लाई में जब आपने उस पिटिशन का रिप्लाई दिया, लिख दिया साफ साफ कि भैया जब ये गई थी अपना सारा स्त्री धन, सारा सामान, हर एक चीज लेकर के गई और हमारे घर पे इसका कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से झूठ बोल रही है जो कि मुझे अस्वीकार है। आपने स्टेटमेंट दे दी। अब चूंकि केस आपकी पत्नी ने किया है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसका स्त्री धन आपके पास है। ओनली देन कोर्ट ऑर्डर कर सकती है आपको स्त्री धन लौटाने का, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब वो इसको साबित करेगी कैसे अगर ये झूठ है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब उन्होंने वो ज्वेलरी वगैरह खरीदी होती है तो शादी के समय के उसके ज्वेलरी के कुछ ज्वेलरी के बिल उनके पास होते हैं और कई बार फर्जी बिल बनवा लेते हैं, ये भी है। तो अब वो बिल वहां पे कोर्ट में लगा देती है, तो आप इससे घबराते हैं जी ज्वेलरी के बिल लगे हुए हैं। समझ लीजिए उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज्वेलरी के बिल चाहे वो ओरिजिनल हैं चाहे वो फर्जी हैं, उससे केवल इतना साबित होता है कि शादी के समय उन्होंने ज्वेलरी खरीदी थी। लेकिन आज वो ज्वेलरी किसकी कस्टडी में है, किसके पोसेशन में है, ये साबित नहीं होता। तो अगर आप ये कह के चल रहे हो कि सारा का सारा स्त्री धन उसके कब्जे में है, तो वो बिल लगा करके भी कुछ नहीं कर सकती है आपका। यानी आपको स्त्री धन लौटाने का कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता जब तक कि लड़की साबित ना कर दे कि वो स्त्री धन आपके कब्जे में, और वो बिल से साबित नहीं होता है। तो अगर बिल लग गए तो बहुत सारे लोग हैं बहुत घबराते हैं और घबराहट में कॉल करते हैं, घबराहट में मिलने आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर ऐसा है कि लड़की आधा स्त्री धन ले गई या आधा आपके पास है,
तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर वो फॉल्स केस आपके ऊपर दर्ज कर रही है तो आपको इसको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एडमिट कर लेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मान लेते हैं वो 4 चीज़ आपके पास छोड़ के गई है, आप ईमानदारी से वो चारों चीज़ें एडमिट कर लेते हैं कि 4 चीज़ें मेरे पास है, लेकिन परिस्थिति में क्या होता है, मैक्सिमम केसेज में जहां ऐसी स्थिति होती है, वो पुलिस को कहती है नहीं जी 4 नहीं थी, 10 थी, 10 आइटम के नाम लिख के दे देती है। अब ऐसे में क्या अपनी जेब से दोगे, क्योंकि आप ये तो एडमिट कर ही चुके हो कि भाई आधा आपके पास है, लेकिन एक्चुअल में 4 है, वो 10 कह रही है। अब आपके ऊपर उंगली उठेगी कि भाई 4 आपके पास है तो 10 भी आपके पास होंगे, दीजिए। अब ऐसे में आप फंस जाओगे, और अगर आपने एडमिट कर लिया तो 406 भी आपके ऊपर बनी गई, फिर बिल्कुल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा भी आपके ऊपर सिद्ध हो गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा है कि कुछ आर्टिकल्स उसके छूट भी गए हैं आपके यहाँ पे, तो इनिशियल स्टेज पे आपको मना ही करना है कि भाई हमारे पास कोई स्त्री धन नहीं है, और उसको केस चलाने देना है। बाद में जब सेटलमेंट होगा, अगर आप ईमानदार है तो सेटलमेंट के टाइम पे वो वैसे एक्सचेंज हो जाता है, तो वो हमें किसी का कुछ रखना नहीं है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि अगर आप उसे एडमिट करते हो, वहाँ पर प्रैक्टिकली बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। अब आते हैं उस परिस्थिति पे जहाँ पर लॉकर होता है, लॉकर जॉइंट नाम पे होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जॉइंट में क्या है, दोनों का एक्सेस है। तो लड़की कहती है जी मैंने सारी ज्वेलरी उस लॉकर के अंदर रखी थी और इसने खोला और सारा निकाल के ले गया। अब लॉकर किसने खोला था उसका रिकॉर्ड रहता है। अब अगर ऐसा हुआ है कि सेपरेशन के बाद लॉकर खुला है और लॉकर आपने खोला है, तो सारा का सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखिए, अगर जहाँ पे जॉइंट लॉकर है और ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, सबसे पहले आपको उस लॉकर को बंद करना है, सरेंडर करना है, या जैसे भी बैंक वालों से बात करना। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और एक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लॉकर को एक्सेस करोगे तो इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा कि भाई इसने लॉकर को इतनी तारीख को एक्सेस किया, उस दिन ये मेरी सारी ज्वेलरी निकाल करके लेके गया, तो ये गलत हो जाएगा। और वो एक्सेस करेगी तो आप सेम यही बात उसके लिए भी कह सकते हो कि भाई लॉकर था और वो एक्सेस करके सब ले करके गई। अब बात आती है कि जहां पर आप ही के घर में एक अलमीरा है, उसी के अंदर ज्वेलरी और उसको इसने लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब वो कहती है जी मेरा स्त्री धन तो इनके कब्जे में है। अब ये केवल एक स्टेटमेंट हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, समझ रहे हैं। एक अलमीरा है, आप ही के घर की अलमीरा है, उसमें उसने लॉक लगा के चाबी ले गई है। इसमें भी वही है, सेटलमेंट के टाइम पे ही आप उसको रखना, अदरवाइज आप मुश्किल में फंस सकते हो। आप सबसे पहले उस अलमीरा का ताला तोड़ो, उसके अंदर जो सामान है उसको निकालो और उसका सामान ईमानदारी से अलग रख दो कि भाई ये इसकी अमानत है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई इसका सामान हमारे पास है, तो दिक्कत इसलिए आती है कि अगर वो ईमानदारी से सामान ले ले, आप ईमानदारी से दे दें, यहाँ तक तो ठीक हो जाता है। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, वो कहते हैं अरे ये तो आधा ही दे रहा है, आधे से ज़्यादा तो अभी इसी के पास है, और आप एडमिट भी कर चुके होते हैं। तो धारा भी आपके ऊपर बन जाती है और दबाव भी आपके ऊपर आता है, लाओ भाई और ज्वेलरी लाओ, कहाँ से लाए जब है ही नहीं। तो इसलिए ईमानदारी से उस में से निकाल के अलमीरा से सामान अलग रख दो कि जब कभी सेटलमेंट होगा तब इसको एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको यही कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है, कोई भी साबित नहीं कर सकता है। कई बार आपकी ज्वेलरी वो लेकर के गई होती है, आप भी साबित नहीं कर सकते हैं, आप पे भी सेम बात है, वो कहेगी मैं तो कुछ नहीं लेके गई, आप कैसे ज्वेलरी वापस ले लोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये जो स्त्री धन का मामला है, इसमें जो भी कंडीशंस बन सकती हैं मैंने आपके सामने रखी, और इसको थोड़ा सा सही तरीके से चलोगे तभी होगा। अभी कल ही मेरे पास एक मामला आया था, लड़के ने सेक्शन 9 फाइल कर रखा था पहले से, वहाँ उसने लिख रखा था आधी ज्वेलरी मेरे पास है, आधी ज्वेलरी उसके पास है। कैसे जस्टिफाई करोगे इन चीज़ों को फिर आप बाद में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बहुत सावधानी से लीगल ओपिनियन लेके इस स्त्री धन वाले पार्ट को हैंडल करना है। और दूसरी बात, बेईमानी किसी की चीज़ पर रखनी नहीं है। अगर उसकी चीज़ है, लौटाने को हमेशा तत्पर रहो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कब लौटानी है, सेटलमेंट के टाइम पे या फिर अभी लौटानी है। वो आपके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।